नमस्ते मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है एशिया क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ प्रोफेसर ऑफ ऑल। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एशिया के बारे में अपने जानते हैं, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके हम लोग क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग इस बार बात करने वाले हैं। और जो क्लाइमेट होगा और नेचुरल वेजिटेशन होगा, क्लाइमेट वेदर होता है समर विंटर, इनके बारे में बात करेंगे और इनके टाइप्स बात करेंगे। और नेचुरल वेजिटेशन में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसके क्लाइमेट जो इन्फ्लुएंस करता है एशिया को, उसके फैक्टर्स देख लेते हैं। हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिजिकल फीचर्स, विंड्स एंड ओशन करंट्स। तो पहले आ जाते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। एशिया हैज अ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट व्हिच encompasses 3 heat zones. Thus the climate of Asia ranges from equatorial climate in the south to tundra climate in the north. तो आप इसमें ये कहना चाह रहा है कि एशिया जो है वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, तो बहुत ही बड़ा उसका लैटिट्यूड है। ठीक है, कोई भी लैंड हो जो बड़ा होता है तो उसका जो कॉन्टिनेंट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो और एशिया में 3 हीट जोन्स हैं, वो आपको पता ही होगा। क्लाइमेट जो ऑफ एशिया है जो उसमें इसमें ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट साउथ में इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जहाँ एकदम इक्वेटर के पास और एकदम वो बराबर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और टुंड्रा क्लाइमेट जो कि नॉर्थ में है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर रहा है कि लैटिट्यूडनल बहुत बड़ा है एशिया का और उस पर बहुत तरीके से रेंज कर रहा है उसका क्लाइमेट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डिस्टेंस फ्रॉम द सी पर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ड्यू टू वास्ट साइज द इंटीरियर्स ऑफ एशिया डू नॉट एक्सपीरियंस मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, दस द सेंट्रल पार्ट्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। तो अभी जानते हैं कि अगर जो उसका जो डिस्टेंस होगा, अगर लैंड का और उसका वाटर का डिस्टेंस होगा तो वो टेम्परेचर पे इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर वो जो पार्ट है कोई किसी लैंड का, वो अगर वाटर से दूर है, सी से दूर है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाता है क्योंकि तो वहाँ पर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से रहता है। कि अगर विंटर बहुत बड़ी है तो उस पर एक्सट्रीम रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगी, और अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत गर्मी पड़ेगी। तो इसलिए अगर वाटर के पास जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जो वो रहता है, जो टेम्परेचर रहता है वो एकदम बीच का मॉडरेट रहता है। अब हम आते हैं फिजिकल फीचर्स पे। द माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया एंड द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, दस दे फॉर्म बैरियर्स for the moisture bearing winds which come from the south. They also prevent the cold northern polar winds from reaching the southern parts. तो इस पे ये कहना चाह रहा है, जो हम लोग का माउंटेन रेंज है वो वेस्ट और ईस्ट चलता है। तो ये जो माउंटेन है ये हम लोग को जो विंड्स आ रही होती है जैसे यूरोप से विंड्स ठंडी विंड्स आ रही होती है वहाँ, क्योंकि पहाड़ हैं तो वहाँ से ठंडी विंड्स आ रही होती हैं। और जैसे आप ले लीजिए अमेरिका की तरफ के वहाँ पर पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ क्या करते हैं कि उन जो विंड्स आ रही है, जो ठंडी विंड्स आती है, उनसे हम लोग को बचाता है। क्योंकि अगर वहाँ की विंड्स आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर वहाँ से ठंडी हवा आ रही है और हमारे एशिया में भी ठंडी हवा चल रही है, तो दोनों मिक्स होकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा हमारे यहाँ के एशिया के टेम्परेचर को। तो वो इसलिए वो जो हमारे पहाड़ हैं वो हम लोग को उन विंड से बचाता है। हाँ, हम आते हैं अपने विंड्स पर अगर हम लोग बात करें तो मानसून विंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। ड्यूरिंग समर द मानसून विंड्स ब्लो ऑन शोर, दस दे गिव हैवी रेनफॉल। ड्यूरिंग विंटर दीज विंड्स ब्लो ऑफ शोर एंड दस गिव लिटिल और नो रेनफॉल। ठीक है, तो मानसून विंड्स जो है वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जो हम लोग के रेनफॉल होने के लिए। जैसे क्योंकि जब विंड्स होती है, जब मानसून आता है तो वो उनके पास मॉइस्चर रहता है बादलों के पास, और वो फिर दे स्टार्ट रेनिंग अराउंड दी एशियन कंटिनेंट। ओके, तो
समर के समय जब मानसून विंड्स होती है वो ऑनशोर ब्लो करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हवा, वो बहुत ही ज़्यादा रेन करती है। और विंटर के समय विंड्स जो होती है वो ब्लो करती है ऑफ शोर, तो वो बहुत ही कम रेनफॉल, क्योंकि उस समय उनके पास मॉइस्चर बहुत कम रहता है, तो वो बारिश नहीं कर पाते। अब हमारे पास आता है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा हमने इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पता, लेकिन मैं जितना है उतना मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को 2 करंट्स के बारे में बताया गया है इस समय। द वार्म कुरोशियो करंट एंड द कोल्ड ओयाशियो करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज अराउंड द जापान। तो ओशन करंट्स के बारे में हम लोग को सिर्फ जापान के बारे में इसमें बताया है। तो कुरोशियो करंट जो है वो कोल्ड विंड्स है, कोल्ड जब सर्दी होती है तो वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को, और ओयाशियो जो कि कुरोशियो जो गर्म है वो इन्फ्लुएंस करती है, और ओयाशियो जो कोल्ड है वो उस वहाँ के कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने विंटर के ऊपर। जो हमारा पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा था क्लाइमेट में अगर हम लोग बात करें तो पहले विंटर आ जाता है। विंटर में हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर टू मिड मार्च द सन शाइन्स ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर। Central Asia, which is at great distance from the sea, becomes extremely cold and the temperature drops below the freezing point. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अक्टूबर से मिड मार्च, हम लोग विंटर तक के सीजन तो जानते ही हैं, अक्टूबर से मिड मार्च तक जो सन होता है वो जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर पर शाइन करता है, और एशिया तो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तब होता है। तो इसका मतलब ठंडी पड़ेगी उस समय, जब क्योंकि सन है नहीं तो फिर ठंडी पड़ेगी। तो सेंट्रल एशिया जो कि सी से ग्रेट डिस्टेंस में, जो आप जानते थे, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो सेंट्रल पार्ट्स हैं जो एशिया से दूर हैं, जो विंड उससे सी से दूर हैं, उनको टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स को सहना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ठंडी बहुत ही गर्मी। तो इस समय पे विंटर पे बहुत ही देखिए बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्डनेस इनको सहनी पड़ती है इस समय। तो जो टेम्परेचर होता है वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी चला जाता है कभी कभी। तो ये एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर, वहाँ पे एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर बना देता है वहाँ पर, ठीक है। तो जो इसमें कोल्ड और ड्राई विंड्स होती हैं वो इनवर्ट इस रीजन से फिर ब्लो करती हैं। फर्दर हम विंटर में पढ़ते हैं। As a result, a major part of Asia does not get rain during winter. However, when these winds blow over the Asia, they pick up some moisture and cause rain mostly along the coastal areas of Japan. Southeast Asia, the southern eastern coast of India and Sri Lanka receives rainfall during the winters from these winds. These winds are also called winter monsoons. The areas in the western part of Asia do receive some rainfall during the winters from cyclones called western disturbances which originate in the Mediterranean Sea. तो बहुत एक एशिया का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जहाँ पर सर्दी के समय रेन नहीं होती है। ये इसलिए होता है कि जैसे आप सेंट्रल एशिया को ले सकते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि वो एक्सट्रीम दूर है वैसे भी सी पर, तो बादल आना वहाँ पर जो वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, बादल आते हैं, वो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो बारिश होती है वो मोस्टली कोस्टल एरियाज़ के समय होती है। जब विंड्स जो होती है वो जब उसके सी के ऊपर ब्लो करती हैं तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेती हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जापान के कोस्टल एरियाज़ में, साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल एरियाज़ में और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका में वो फिर बारिश करती है। तो इनको विंटर मानसून्स भी कहा जाता है वैसे। तो दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड विंटर मानसून्स, ठीक है। The areas in the western part of Asia to receive some rainfall in the winters from cyclones. वैसे हम लोग वेस्टर्न पार्ट पे जाएं तो एशिया के, तो वहाँ पर भी रेनफॉल होती है जो कि साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होके वहाँ पे आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं समर्स की। समर से तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वाकिफ़ है उसके बारे में। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग मिड मार्च टू सितंबर द सन शाइन्स ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मिड मार्च से सितंबर तक हम लोग हमारा समर जो होता है वो एशिया में ज़्यादातर बड़ा ही होता है। मार्च से सितंबर, मिड मार्च से सितंबर तक चलता है, ठीक है। और अक्टूबर इसलिए हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने अक्टूबर में ये होता है कि अक्टूबर का जो होता है उस समय थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, उसे अक्टूबर हीट कहते हैं। इसलिए अक्टूबर को हम लोग मेनली नहीं कह सकते विंटर के लिए, लेकिन अक्टूबर क्योंकि फिर उसके बाद से, अक्टूबर के बाद से फिर शुरू होता है, मिड अक्टूबर के बाद से। लेकिन हम लोगों ने अक्टूबर में लिखा हुआ है, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद से ठंडी शुरू होती है, अक्टूबर से नहीं,
क्योंकि अक्टूबर में क्योंकि फिर तभी मानसून ख़त्म हुआ होता है, तो और फिर उसके बाद मॉइस्चर और सब वो मिक्स होकर उस समय अक्टूबर हीट चल रही होती है, ठीक है। तो ये सब कहते हैं कि मिड मार्च से सितंबर तक हम लोग का समर चलता है। द सन शाइन्स ओवर द नदर्न हेमिस्फीयर। अब जो सन है वो एशिया की तरफ शाइन कर रहा है, जो गर्मी तब दे रहा है नदर्न हेमिस्फीयर पर। सेंट्रल एशिया बिकम्स वेरी हॉट, क्योंकि ये आप मैंने पहले बताया था, द सेंट्रल पार्ट एक्सपीरियंसेस द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स। तो हेयर जो सेंट्रल एशिया है वो बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि वो बीच में है और वो बहुत ही मैंने बताया जैसे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वही उसी तरीके से गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यही चीज़ वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बना देता है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज इन द इंडियन ओशन द पैसिफिक ओशन आर कंपैरेटिवली कूल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड दस फॉर्म एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो इसी समय इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ठंडे होते हैं और ये एक हाई प्रेशर एरिया वहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। फिर इस समय तक the winds blow from the areas of high pressure over the Indian and Pacific Ocean towards the east of low pressure over Central Asia। इस समय तक जो winds चल रही हैं एरियाज ऑफ हाई प्रेशर से जो इंडियन और पैसिफिक ओशन है वहाँ से उस एरिया से हाई प्रेशर ऑफ एरिया से लो प्रेशर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक ये विंड्स चलती हैं। आज जो ये विंड्स ऑनशोर ब्लो हो रही होती है, तो ये मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ और बहुत ही ज़्यादा रेन कॉज करती है एशिया के सदर्न पार्ट्स में। दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड समर मानसून्स। तो जब ये वहाँ से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पर जाती है तो इनके मॉइस्चर कैरी करती हैं, फिर ये सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जो कि मानसून रीजन पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग समर मानसून्स। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मेनली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल। हैवी रेनफॉल पे हम लोग ये कह सकते हैं द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल वो होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है पर ईयर। एक ईयर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो वो हमारे पास रीजन है इक्वेटोरियल रीजन है, सदर्न पार्ट्स ऑफ हिमालय के सदर्न पार्ट्स और कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कोस्टल एरियाज पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है पर ईयर, मोर देन 200 सेंटीमीटर पर ईयर। अब आती है मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल जो है वो होता है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये कुछ पार्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स में, सेंट्रल और सदर्न चाइना में, द फिलीपींस एंड द जापान और फिलीपींस में ये सब मॉडरेट रेनफॉल होती है। फिर जब हम लोग लो रेनफॉल में आते हैं, लो रेनफॉल वो एरिया होते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये मेनली वो होते हैं जो बहुत दूर होते हैं सी से, या फिर यहाँ यहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है या हमेशा गर्मी पड़ती है। ये जैसे आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया जो मैंने बताया था, साइबेरिया एंड प्लेटूज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। अब हम लोग फर्दर आते हैं मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स में। हमारे पास क्लाइमेटिक टाइप्स में आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, साइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, टाइगर क्लाइमेट एंड टुंड्रा क्लाइमेट। तो ये हमारे पास बहुत ही टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रहते हैं। इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट क्या होता है, और इसी के साथ जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, और साथ में टुंड्रा क्लाइमेट भी है। तो ये सब हम लोग के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ। जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में हम लोग को दिया हुआ है कि 10 डिग्री नॉर्थ से इसका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक इसका लैटिट्यूड है, जो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका और फिलीपींस में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्लाइमेट जो है जहाँ पर 30 डिग्री थ्रू आउट द ईयर चलता है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस इसका थ्रू आउट द ईयर का इसका टेम्परेचर रहता है, और 3 डिग्री इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। और हैवी कन्वेक्शन रेनफॉल होती है यहाँ पर, अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर अगर्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ये मैं आपको अगले वीडियो में एक टेबल भी बना के उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी ले लीजिएगा। चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। थैंक यू।